गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? आप में से कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी जो हमारा प्रारंभ का सेशन हुआ था उसमें, और आज हम लोग इस सेशन में हाजिर हैं एक बार आपकी फुल फ्लेज्ड जो क्लासेस हैं, आप उसे एडवांस की क्लासेस कह लीजिए, जहां पर हम बढ़िया तरीके से एक एक करके जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है एक बार फिर से आप सभी लोगों से मिलके। सो गुड इवनिंग टू यू ऑल, सभी लोगों को गुड इवनिंग। So it's a very pleasant evening and we are here with this subject and that is modern history. तो modern history के साथ हम लोग यहाँ पर आज के अपने सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। ये जो हमारा सेशन है that is some sort of orientation session. Orientation session का सीधा सा मतलब ये है कि हम एक complete insight लेंगे क्या exactly modern history में हमें पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए और क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं, क्या ट्रेंड रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा होगा, आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है, इन सभी बातों के ऊपर हम मेंस को कैसे अप्रोच करेंगे। और अब आप लोगों को समझ में आएगा कि हिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या। देखिए, अभी इन क्लासेस के जरिए हम थोड़ा पर्सपेक्टिव डेवलप करने के एफर्ट्स करेंगे ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हिस्ट्री को लेकर, जो अभी तक आपने डेवलप की हुई है कई सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो रही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, एंड डोंट वरी, इसका एंशिएंट और मेडवल के साथ कोई लिंक आपको नहीं मिलेगा, और जो लिंक मेडवल के साथ इसका होगा वो मैं असर्टिन करूंगा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो लिंक आप बड़े आराम से कैच कर लें, उसे अवेल कर लें। ठीक है, तो चलिए, मैंने भी आप सभी लोगों को बहुत मिस किया और अब हम लोग एक बार फिर से हाजिर हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं इस ओरिएंटेशन के साथ। और इसके पहले कि मैं इस सेशन में आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लासेस का जो स्ट्रक्चर है इट्स वेरी सिंपल। हम थोड़े समय में जो आपकी पास क्लासेस होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं और फिर हम प्रोसीड करते हैं अपने अगले हिस्से के ऊपर। तो बिफोर दैट कि हम आगे बढ़े इस क्लास में, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस क्लास में एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, प्लानर में क्या शो हो रहा है अब छोड़ो, लीव दैट प्लानर नाउ। अभी मैं आपके सामने हूं, आई एम हियर बिफोर यू, और अब मैं मॉडर्न स्टार्ट करने वाला हूं। सो लीव दैट व्हाटएवर इज देयर। ठीक है, तो अब हम लोग मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। फर्क नहीं पड़ता बेटा कि हम मॉडर्न से स्टार्ट करते हैं एशियन मेडवल से, दोनों में इनफ गैप है और वो क्यों और कैसे है आई विल एक्सप्लेन, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, हाँ चलो यहां पर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बहुत ही फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स। यहां पर जैसे कि हम बात करेंगे कि हिस्ट्री इन जनरल क्या होती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देन हम आपके सिलेबस का एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करेंगे कि सिलेबस में एक्चुअली में क्या दिया गया है और आपको किन बातों के ऊपर ध्यान रखना है एज फार एज द सिलेबस इज कंसर्न। इसके बाद हम एक प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और ट्रेंड एनालिसिस में आपके ज्ञान चक्षुओं को, आपके जो सेंसेस हैं उन्हें ओपन किया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कैसे इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस के ऊपर बात होगी, कुछ अप्रोच के ऊपर चर्चा होगी कि आपको कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों की कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये और जरूरी भी है ना। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस का एक ग्लिम्स दूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के होंगे और कुछ क्वेश्चंस मेंस के होंगे। ठीक है, पैरेलली मैं आपको हिस्ट्री का एक ग्रैंड ओवरव्यू दूंगा। आज के सेशन में हम हिस्ट्री का एक ग्रैंड ओवरव्यू लेंगे, जिसको बोला जाता है बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू का क्या मतलब है कि जब जैसे बर्ड जो है वो किसी भी चीज को हाइट से देखती है ना, तो उसको चीजें पूरी दिखती हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो आप डिटेल्स देख पाते हैं। तो आज के सेशन में हम एक बर्ड आई व्यू लेंगे, मतलब मैं आपको हाइट से हिस्ट्री का एक कंप्लीट ओवरव्यू, एक कंप्लीट पिक्चर दिखाऊंगा ताकि आप समझ जाएं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के साथ, विल बिगिन विद दिस पार्ट। और यहां पर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि हाउ कैन वी डिफाइन हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो यहां से इस कीवर्ड के साथ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। तो बेस्ट विशेस विद दिस सब्जेक्ट टुवर्ड्स मी। देखते हैं कि आप लोग इस सब्जेक्ट में कैसा करते हैं और कैसा पर्सपेक्टिव आप यहां पर डेवलप करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ। सो वी आर गोइंग टू हैव एन ओवरव्यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री।
डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो एक सिंपल सा सवाल आप सभी लोगों के लिए है, अगर मैं कहता हूं कि हिस्ट्री को डिफाइन करिए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट एज पर योर ओपिनियन हिस्ट्री इज? हिस्ट्री आपके ओपिनियन में क्या है? व्हाट इज दिस हिस्ट्री? ठीक है, हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो देखो यहां पर समझो क्या है हिस्ट्री। अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए तो हिस्ट्री, अगर वर्ड का जो ओरिजिन है आप उसकी बात करते हैं तो ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे निकला हुआ है। ठीक है, एक एंशिएंट ग्रीक टर्म है, एंशिएंट ग्रीक टर्म है जिसका नाम है हिस्टोरिया, दैट इज हिस्टोरिया। यही जो टर्म है इसी टर्म से बना हुआ है हिस्ट्री। नाउ ये जो ग्रीक टर्म है हिस्टोरिया, व्हाट इट एग्जैक्टली डिनोट्स? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। आई विल जस्ट फॉरगेट कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं एकदम नीचे से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपकी हिस्ट्री को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हिस्टोरिया दिस इज द ग्रीक टर्म जहां से ये जो पूरा पार्ट है हिस्ट्री का वो डिराइव होता है। एंड इट सिंपली मीन्स इंक्वायरी। इट सिंपली मीन्स इंक्वायरी। इंक्वायरी का क्या मतलब है? इंक्वायरी का मतलब है इंफॉर्मेशन और नॉलेज अवेल्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। जो जानकारी आपको जांच पड़ताल करके पता चलती है उसे आप इंक्वायरी कहते हैं, और उस इंक्वायरी से जो आपको जानकारी मिलती है उसे ही हिस्ट्री कहा जाता है। अगर हम इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहें तो हिस्ट्री को आप कह सकते हो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। ये क्या है? दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। व्हाट इज दिस हिस्ट्री? हिस्ट्री इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री है पास्ट की सिस्टमैटिक स्टडी। हिस्ट्री ना केवल पास्ट की सिस्टमैटिक स्टडी है बल्कि आप इसके साथ एक और पर्सपेक्टिव जोड़ सकते हो, एंड दैट इज इट इज स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। ठीक है, स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम, दैट इज स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो चेंजेस आए हुए हैं हम उन चेंजेस को हिस्ट्री में इवेल्युएट करते हैं, पढ़ते और समझते हैं। ठीक है, नाउ जब हम कहते हैं स्टडी ऑफ चेंज तो किस चीज में चेंज? जब हम इस चेंज की बात करते हैं तो दिस चेंज इज इन पॉलिटिकल सिचुएशन। दिस चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन, दिस चेंज इन इकोनॉमी, चेंज इन सोसाइटी। ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन मेडिसिन, चेंज इन कल्चर। इन सभी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है हिस्ट्री में। दैट इज द चेंज। ठीक है, दैट इज द चेंज। तो जब हम चेंज की बात करते हैं तो जो सिस्टमैटिक चेंज हुआ है हम उस चेंज को जब सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं तो हम उसे ही हिस्ट्री कहते हैं। व्हेन आई एम सेइंग कि हिस्ट्री इज चेंज ओवर टाइम जिसे हमें स्टडी करना है। सो व्हाट आर दीज चेंजेस? चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन, चेंजेस इन इकोनॉमी, चेंजेस इन सोसाइटी, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन मेडिसिन, चेंजेस इन कल्चर। ठीक है, इस सभी पार्ट को हम कहेंगे क्या? वी विल कॉल इट हिस्ट्री। ठीक है, इन्वायरमेंट में चेंजेस को खैर इन्वायरमेंट की अपनी एक अलग हिस्ट्री होती है, दैट इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सो ये जो पूरी बातें हैं ना ये हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। सो दैट इज द वेरी बेसिक पार्ट। चलो अब हम कुछ बातें करते हैं। मैंने हिस्ट्री को डिफाइन कर दिया और बता दिया कि हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है। अब मैं बताता हूं हाउ टू मेक नोट्स। अब हम बढ़ रहे हैं, इसके पहले कि हम कुछ और करें मुझे बताने दो कि आपको मेरे साथ नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है। हाउ टू मेक नोट्स, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको नोट्स कैसे बनानी है। और मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक जैसे भी पढ़ा डजंट मैटर, लेकिन आप लोग अगर सेल्फ नोट्स बना सकते हैं प्लीज डू इट। आप
जो कॉपी और पेन के साथ ही बैठे हैं इस क्लास में, दिस इज नॉट द मूवी जिसको आप देखने वाले हैं, ऑल्दो आई विल गिव यू अ फील, लेकिन दिस इज नॉट द मूवी, दिस इज द हिस्ट्री क्लास एंड दैट इज फॉर द यूपीएससी पर्पस। यहाँ पे एक एडवांस पर्सपेक्टिव होगा, तो आपको नोट्स के साथ बैठना है और नोट्स में आपको कैसे नोट्स बनानी है मैं वो बताता हूं और कैसा अप्रोच होगा। अप्रोच कैसे है, अप्रोच कैसे है, ठीक है। जैसे सपोज करो मुझे कोई इंसिडेंट या सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने हैं, मुझे मान लो सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने हैं, मुझे सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपली एक टाइमलाइन ले लूंगा। मैं सीरीज ऑफ इवेंट को बताने के लिए सिंपली एक टाइमलाइन ले लूंगा। तो जैसे ही मैं टाइमलाइन लूंगा आप एक टाइमलाइन ले लेंगे, आप भी टाइमलाइन ले लेंगे। अब टाइमलाइन जब हम लेंगे ना, तो जब हम टाइमलाइन लेंगे तो मैं बोलूंगा देखो ये इंसिडेंट इस टाइम ड्यूरेशन का है, ये इंसिडेंट इस टाइम ड्यूरेशन का है और इसके बारे में मैं 4, 5, 6 इंफॉर्मेशन यहां लिख दूंगा, ठीक है। ये इंसिडेंट इस टाइम ड्यूरेशन का है और इसके बारे में 4, 5, 6 इंफॉर्मेशन मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा ना, कई बार ऐसा होगा कि हम यहां पर जो इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे वो मेरे लिए यहां पर कंप्लीट नहीं होगा। कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि मुझे चाहिए होगा कि मैं सेपरेट पेज पर जाऊं। तो जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी कि मैं किसी चीज को डिटेल करूं, और जब डिटेल करने के लिए मैं ऐसे अपना पेज स्विच करूंगा ना, तो आप टाइमलाइन से हटकर अपना पेज स्विच कर लेना और उसे आप अगले पेज पर या उस टाइमलाइन के पेज को छोड़कर अगले पेज पे उस चीज को लिखना शुरू कर देना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं जब इस चीज को यहां पे एक्सप्लेन कर लूंगा तो मैं वापस से अपनी टाइमलाइन पे जाऊंगा, मैं फिर से टाइमलाइन पे आऊंगा और मैं यहां पर कुछ चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मैंने इस चीज को यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, आप भी वापस से टाइमलाइन पर आओ, ठीक है। फिर मुझे कोई एक चीज एक्स्ट्रा बतानी है, मैं वापस से पेज को स्विच करूंगा और जैसे ही मैं पेज को स्विच करके एक नए पेज पर जाऊंगा ना, आप फिर से उसके आगे जहां पर आपने पिछली वाली जानकारी को नए पेज पर लिखा था उसको लिखना शुरू कर देना। ये मैंने एक ओवरव्यू बताया है। अभी जब मैं इसको करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डिस्कसिंग हियर, कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं ना, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको नोट्स कैसे बनाना है। और ध्यान देना, जो नोट्स मैं बनवाने वाला हूं एडवांस के लिए वो बहुत ही फिट नोट्स होगा, उससे आपका मेजॉरिटी ऑफ द काम निकल जाने वाला है। उसके बाद जो भी आपको एडिशनल सोर्सेस रेफर करने हैं आप उसको जरूर से रेफर करिए, ठीक है, आप उसको रेफर करिए, लेकिन हाँ नोट्स मेरे साथ बनाइएगा। मैं क्या करूंगा ना, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, सपोज करो, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपली एक सर्किल ले लूंगा, ठीक है, मैं ऐसे एक सर्किल ले लूंगा और मैं यहां पर पॉइंटर्स मेंशन करना शुरू करूंगा। तो जब मैं पॉइंटर्स मेंशन करूंगा तो आपको भी करना है, आपको भी वैसे जो काम मैं बोर्ड पर करूंगा वही काम आपको अपनी कॉपी पर करना है, ठीक है। और वैसे ही नोट्स प्रिपेयर होगी, मैं नोट्स ऐसी बनवाऊंगा जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है, जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। दूसरी चीज, डाउट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके डाउट्स में सर्टेन इंटरवल्स पे लूंगा, ठीक है, आपके डाउट्स में सर्टेन इंटरवल्स पे लूंगा। मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि एक फ्लो होता है सब्जेक्ट का, वो ब्रेक ना हो, तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता रहूंगा। आप इन बिटवीन जो भी कहना चाहें चैट बॉक्स में कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हो सकता है मैं उसे मैं नहीं देख पाऊंगा जब मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर मैं कहूंगा नाउ यू आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क मी, तो आप मुझको उस समय क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर मैं जो भी आंसर कर पाऊंगा मैं उसे आंसर करूंगा। तो ये तो मामला हो जाएगा कि मैं कैसे आपके डाउट्स लेने वाला हूँ, कैसे उन्हें आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो सारी बातें हैं हिस्ट्री के बारे में जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर व्हाट इज हिस्ट्री, एक प्लूटार्च हिस्टोरियन रहे हैं, उनकी लाइन है, सो वेरी डिफिकल्ट मैटर इट इज टू ट्रेस एंड फाइंड आउट ऑफ ट्रुथ ऑफ एनीथिंग बाय हिस्ट्री। प्लूटार्च का ये कहना है कि हिस्ट्री के जरिए किसी चीज का सच पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसका कारण यह है कि हिस्ट्री में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड हैं और वो इंटरप्रिटेशन हिस्टोरियंस करते हैं। कई बार उनके जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो बायस्ड होते हैं, कई बार उन्हें धमकाया जाता है कि देखो इस तरीके से हिस्ट्री को लिखो, नहीं तो फिर हम आपको हमारे राज्य से निकाल कर बाहर कर देंगे। ऐसी कंडीशन में जो हिस्ट्री राइटिंग हुई है उसमें इंटरप्रिटेशन में कई सारी बायसनेस देखने को मिलती है। कई बार हम चीजों को समझ भी नहीं पाते, तो इससे भी समस्या होती है। मैं हिस्ट्री में कुछ बातों को एकदम क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ें, जब भी आप हिस्ट्री को समझें, तो दो चीजों को ध्यान में रखें। एलिमेंट्स में जब मैं बात करता हूं ना कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ें तो दो चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखें, एक है टाइम और दूसरा है स्पेस, ठीक है। स्पेस वो अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं जहां पे तारे टिमटिमाते हैं और हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, दैट इज नॉट द स्पेस। स्पेस का यहां पर मतलब है लोकेशन या प्लेस।
टाइम का मतलब है कि अगर हम बात कर रहे हैं 17वीं सेंचुरी की, तो आप उस चीज को, उस बात को 17वीं सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में समझो। तो जब भी आप हिस्ट्री में किसी बात को समझ रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखो कि वो घटना एक सर्टेन टाइम फ्रेम में हुई है, एक सर्टेन एक प्लेस पर हुई है। जब तक आप उस टाइम फ्रेम में नहीं जाओगे, उस प्लेस पर नहीं जाओगे, तब तक आप उस इंसिडेंट को फील नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो टाइम और प्लेस, आपको इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलो, हाँ, बुक्स की बात करते हैं। तो देखो, बुक्स में जब हम बात करते हैं ना, ठीक है, अभी तो खैर मैं बेसिक बातें बता रहा हूं, अब हम बुक्स की बात करेंगे। विल डिस्कस अबाउट द बुक्स। जो कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास में, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। आपके लिए जो सबसे प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि जो कुछ मैंने नोट्स में पढ़ाया है, बनवाया है, समझाया है, वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। दैट मस्ट बी फर्स्ट प्रायोरिटी। स्पेस का मतलब होता है जगह। लेकिन थोड़ा स्पेस दो भाई, बैठने तो दो, ऐसे बोलते हैं ना, तो स्पेस में थोड़ी जगह दे दो। तो स्पेस का मतलब जगह भी होता है। जैसे मैं कह रहा हूं ये घटना हैदराबाद की है, तो हैदराबाद एक प्लेस है, उसे ही स्पेस कहा जाएगा। ठीक है, तो बुक में आप लोगों को आपका जिसको नहीं मिला है उसको फिर टाइम में मिल जाएगा। एनसीईआरटी आप लोगों ने करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो आप सेल्फ रीडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको फोकस क्या करना है कि बुक्स में पहली प्रायोरिटी आपकी ये है जो मैं पढ़ा रहा हूं। भरोसा करो, आपका मेजॉरिटी ऑफ द काम उससे चल जाएगा और वो आप एंड ऑफ द सेशन बिलीव करोगे। इसके अलावा अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हो तो वैरायटी ऑफ बुक्स आर देयर। दो किताबें बड़ी पॉपुलर हैं, एक है बिपिन चंद्र और दूसरा है स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर जी की। तो दो किताबें हैं जो लोग इन जनरली पढ़ना शुरू करते हैं या प्रेफर करते हैं। बिपिन चंद्रा हाल फिलहाल में मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। रीजन बीइंग, बिपिन चंद्रा एक स्टोरी के फॉर्मेट में है। बीइंग स्टूडेंट उसमें क्या काम का है और क्या नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई कर पाना। कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, वो कई बार निकल जाता है, फिसल जाता है। वहीं अगर आप स्पेक्ट्रम को उठाते हो तो वो सम सॉर्ट ऑफ नोट्स के फॉर्म में है, वो थोड़ा, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में है, तो आप उसको चाहो तो प्रेफर कर सकते हो। एक बात मैं और बता देता हूँ, स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट बुक है या उसमें सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। स्पेक्ट्रम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काम की नहीं है, लेकिन वो स्पेक्ट्रम में दी गई है। ठीक है, पैरेलली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्पेक्ट्रम में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। तो आपको उस पर परेशान नहीं होना है। स्पेक्ट्रम में बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी आपको इधर उधर की जो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, नहीं बताने वाला हूं। वो आपके शायद एग्जाम में भी काम नहीं आएगा, लेकिन किताब में है, फॉर द सेक ऑफ स्टडी आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिसिंग हैं, जो जरूरी हैं, जो होनी चाहिए थी, वो नहीं है। वो मैं अपनी ओर से इनकॉर्पोरेट करूंगा, वो आपकी नोट से सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने अभी तक आपको बता दी हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? अभी तक मैंने आपको सिर्फ हिस्ट्री की डेफिनेशन बताई है, मैंने आपको बताया है नोट्स कैसे बनानी है, मैंने आपको बताया है कि मैं आपके डाउट्स कैसे लूंगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जितना अभी तक मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया या नहीं, और अगर आप अभी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं देन से कुछ कहिए, बताइए। यूपीएससी वाला, हाँ, एक आपको बुकलेट भी मिलेगी, संपूर्ण की बुकलेट। अगर आप संपूर्ण की बुकलेट पढ़ना चाहते हैं तो वो चॉइस बेस्ड है, दो में से एक ही पढ़िएगा, या तो संपूर्ण की बुकलेट या फिर स्पेक्ट्रम, दोनों नहीं, सिर्फ एक। हाँ, पीडब्ल्यू की बुक, आप दो में से एक ही पढ़िएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले रहा हूं, आप मुझसे कुछ भी जो पूछना चाहते हो पूछो। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी मैंने केवल डेफिनेशन बताई है। क्लियर, ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। संपूर्ण बुक या स्पेक्ट्रम, दो में से एक ही। संपूर्ण बुक या स्पेक्ट्रम, दो में से एक ही। आंसर राइटिंग वो मैं करवाऊंगा, आप चिंता मत करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब तो आप उतरे हो मैदान में ना, मैं आपको दिखाता हूं आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। क्रिस्टल क्लियर, डन है, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल ऑफलाइन में मिल सकते हो, मैं दिल्ली में आपको मिलूंगा, पटेल नगर में अपना ऑफलाइन सेंटर है ना, तो वहां पे मेरी क्लासेस होती हैं, तो वहां पर भी आप मुझसे मिल सकते हो कभी भी आपको दिल्ली आने का मौका मिले तो। ओके, क्लियर, ठीक है। हाँ, संपूर्ण की बुक जिसको नहीं मिली है, थोड़ा सा डिस्पैच होने में टाइम लगता है, मिल जाएंगी, ठीक है। प्लूटार्च एक हिस्टोरियन है जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ करते थे, बस इतना ही जानते रहो। हमें ऑप्शनल अभी नहीं पढ़ना है, अभी तो हम जीएस पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। क्या हुआ है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री इसके बाद होगी बेटा, ठीक है। पहले हम लोग मॉडर्न कर ले रहे हैं, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री होगी, एंशिएंट हिस्ट्री भी होगी, सब होगा। हाँ सौरभ, एंशिएंट हिस्ट्री इसके बाद होगी। संपूर्ण की बुकलेट, स्पेक्ट्रम, दो में से केवल एक, आपकी चॉइस, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। हाँ बेटा बिल्कुल, अभी तो मैंने थोड़ी सी एनर्जी दिखाई है, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा, लोड मत लो, थोड़ा एनर्जेटिक रहो, जैसे मैं एनर्जी के साथ आया हूं इस नई शुरुआत के साथ। बड़े प्यार से पढ़ेंगे हम, डोंट वरी।
पीवाईक्यू बुक्स, हाँ अगर आप कोई पीवाईक्यू बुक लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं न्यू विशाल पब्लिकेशन का पीवाईक्यू आप लेना, न्यू विशाल पब्लिकेशन का पीवाईक्यू लेना। पीवाईक्यू ले लेना और ध्यान देना इसे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज लेना, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा पीवाईक्यूज करते जाना, ठीक है। ये आप ले सकते हो, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो दिस इज द आंसर। क्योंकि सारे बच्चे स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना, तो अगर आप पढ़ते रहोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे और कुछ मामला नहीं है। नहीं भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बिपिन चंद्रा पढ़ लो, आपकी मर्जी, मेरी नोट से आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। पीवाईक्यू की बुक जो कोचिंग की तरफ से आप उसको भी परस्यू कर सकते हो, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है अगर मिल रही है तो। अरिहंत की भी चलेगी बेटा, कोई सब, अरे पीवाईक्यू में कोई क्या कर लेगा, जो यूपीएससी ने पूछा है वही तो रखेगा ना। एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत वैरी करता है और कुछ नहीं। मेडवेल के लिए स्टैंडर्ड बुक ऐसा कोई है नहीं, एनसीईआरटी से काम चल जाता है। तो एनसीईआरटी और जो टीचर आपको पढ़ाएगा, नोट्स बनवाएगा, उतना ही आपका मेडवेल में काम बन जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होंगे आपके पोर्टल पे, आप उसको समय निकाल के देखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स डेली में करवाता हूं सुबह 7:30 बजे, आ जाना, ज्वाइन कर लेना, रोज की रोज करना, हो जाएगा। लूसेंट देखो गाइड बुक टाइप की है, जब पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना, कभी मन करेगा तो पलट लेना, इतना जरूरी नहीं है। लूसेंट फुल ऑफ फैक्ट है, देख लेना, वैसे एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पढ़ लेना, उसके बाद देखना शुरू में, वो परेशान कर देगा आपको। देखो बुक तो टाइम लगेगा ना उसमें, अब मैं ऐसे टाइम तो स्पेसिफाई करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर का नेम अभी चैप्टर पे आया नहीं बेटा, आऊंगा चैप्टर पे। आप चैप्टर के चक्कर में मत पढ़ना, अब मेरी क्रोनोलॉजी चलने देना। ये कोई बुक नहीं है, दिस इज नॉट द बुक। मैं आपको कोई किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और उसमें चैप्टर वो होंगे जो मैं बनाऊंगा, ठीक है। हालांकि वो किसी भी बुक को कवर करेंगे, सो डोंट वरी, वो हर टॉपिक को कवर करेंगे, हर बुक को कवर करेंगे। बट मैं कोई किताब नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कोई चैप्टर आपको नहीं बता सकता। चैप्टर मेरे अपने हैं, हर टीचर का अपना तरीका होता है हिस्ट्री को पढ़ाने का, मेरा अपना है, तो मैं उस तरीके से इसको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने आपके कई सारे डाउट्स जो है, जो भी मैं देख पाया था, मैंने आंसर किया है। चलिए अब चलते हैं आगे, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें तो हमारी हो गई, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, और अब जो अगला पड़ाव है हमारा, दैट इज अबाउट सिलेबस। अब मैं सिलेबस आपको बताने वाला हूं। प्रीलिम्स और मेंस में हिस्ट्री का सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। मेरा फोकस एरिया क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं उसी पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। और ध्यान देना, आज सिलेबस याद होना चाहिए, आज के आज इस क्लास में दिमाग में बिठा के जाओगे, सीधा सा मामला है। पहले मैं प्रीलिम्स का ये सिलेबस आपके सामने है। प्रीलिम्स में यूपीएससी ने कोई डिटेल सिलेबस दे नहीं रखा है, ठीक है। तो चूंकि उन्होंने कोई डिटेल सिलेबस प्रीलिम्स में दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए केवल एक लाइन दी हुई है, एंड दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। बस जस्ट इतना ही, दैट्स इट, केवल एक लाइन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो चूंकि उन्होंने बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एग्जैक्टली वो डोंट नो कि वो क्या पूछना चाहते हैं। सिंपली सिंह वो कुछ भी पूछ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। 18th सेंचुरी के बाद का जो भी कुछ भी है, वो उसे वहां से कुछ भी पूछने के लिए फ्री है, इसलिए कहा जाता है एनीथिंग अंडर सन कैन बी आस्क्ड। बट ऐसा होता नहीं है, एक डेफिनेट सिलेबस है जहां से क्वेश्चंस ट्रैक होते हैं। तो मोर लेस जो मींस का सिलेबस है ना, मींस का सिलेबस, उसका ही जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, पार्ट है, वो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स में यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया है, बस इतना, एक लाइन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस लाइन को दिमाग में बिठा लो, दैट इज योर सिलेबस फॉर योर प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। चलो मेंस पे आते हैं। जब आप मेंस के सिलेबस में जाते हो ना, तो हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, ये जीएस पेपर 1 में है, दैट इज इन जीएस पेपर 1। मैंने आपको कई दफा बताया, हिस्ट्री को आप टोटल 6 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हो, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। हिस्ट्री को आप फंडामेंटली इतने पार्ट्स में कैटेगराइज करते हो, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री की बात करते हो, जब आप हिस्ट्री की बात करते हो, इसके पहले कि मैं मेंस के सिलेबस पे आऊं, मैं एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि कई सारे जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, जब आप इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हो, तो वो इंडिया की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से को वो बोलते हैं हिंदू हिस्ट्री,
एंशियंट हिस्ट्री को, दूसरे को बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरे को वो बोलते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री। यहां पे इंडियन हिस्टोरियंस ने ऑब्जेक्ट किया ये बोल के कि अगर ये हिंदू हिस्ट्री है, ये मुस्लिम हिस्ट्री है, तो इसको क्रिश्चियन हिस्ट्री क्यों नहीं बोल देते, इसको ब्रिटिश हिस्ट्री क्यों बोल रहे हो। बट ये क्लासिफिकेशन जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है ये बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया में जो हिस्ट्री का डिवाइडिंग पर्सपेक्टिव है जो एक्सेप्टेबल है उसमें है एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हमारे यहां ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक्सेप्ट किया जाता है और यहां पे हमें मॉडर्न हिस्ट्री पर आना है। ये तो 3 हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, इसके अलावा हिस्ट्री में आपको 3 और पार्ट्स देखने होते हैं। ठीक है, आपको यहां पे 3 और पार्ट्स देखने होते हैं। 3 और पार्ट्स जो आपको यहां पे देखने होते हैं उसमें आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, या सबसे पहले आप आर्ट एंड कल्चर को रख लो, आर्ट एंड कल्चर, देन वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये 3 और पर्सपेक्टिव हैं। तो ये 6 हिस्से हैं हिस्ट्री के जो हमें पढ़ने होते हैं, ये 6 हिस्से हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, नाउ हाँ ठीक है, अच्छा यहां पे मेडल मत रखना, इसको इस्लामिक हिस्ट्री रखना है, हिंदू हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री। सही कह रहे हो बेटा आप, आई जस्ट मिस्ड। हिंदू हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, या आप इसको मुस्लिम हिस्ट्री भी बोल सकते हो। सही है, थैंक यू, आई जस्ट मिस्ड। ठीक है, तो आप इसको हिंदू हिस्ट्री कर लो, इसके बाद इसको मुस्लिम या इस्लामिक हिस्ट्री कर लो, और फिर ये आ जाता है ब्रिटिश हिस्ट्री। तो जैसे मैंने कहा कि रिलीजन के बेस पर डिवीजन जो किया गया है, इसमें ये जो पार्ट है, अगर आप इसको हिंदू हिस्ट्री बोल रहे हो, इसको आप मुस्लिम हिस्ट्री बोल रहे हो, तो फिर आप इसको ब्रिटिश हिस्ट्री क्यों बोल रहे हो, आप इसको क्रिश्चियन हिस्ट्री बोलो। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वेस्टर्न हिस्टोरियंस का, इसे रिफ्यूट किया जाता है, इसे रिफ्यूट किया जाता है इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा, और कहा जाता है रिलीजियस क्लासिफिकेशन हिस्ट्री का अच्छा नहीं होता, तो हम इसे थोड़ा सा न्यूट्रल बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ईमान, ये इस्लामिक हिस्ट्री है। ठीक है, बाकी ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड है। 6 हिस्से हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। वी आर डीलिंग विद मॉडर्न हिस्ट्री। इन 6 हिस्सों में अगर कोई एक हिस्सा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद दूसरे नंबर पे कोई हिस्सा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। तीसरी प्रायोरिटी पर मैं रखता हूं एंशिएंट हिस्ट्री को, चौथे नंबर पे रखा जाता है मिडिल हिस्ट्री को, 5वें नंबर पे रखा जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस को, और 6ठे नंबर पे रखा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री को। ये मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं, ये मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं कि कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद एंशिएंट, उसके बाद मेडिवल, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद वर्ल्ड। वर्ल्ड का तो रेशियो ये है कि पिछले 4 सालों में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलो इतना वाला तो ठीक है, अगर आपने इतना समझ लिया है तो अब मैं आपको मींस का सिलेबस दिखाता हूं। मींस का सिलेबस, मींस के सिलेबस में पेपर 1 पे जब आप जाते हो, जनरल स्टडीज पेपर 1 पे, तो टाइटल है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, इतना है। अब यहां पर जो पहली लाइन है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए है। इंडियन कल्चर, सैलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो ये आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। तो मैं इन 2 लाइन्स पर स्टिक करता हूं। ये है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो देखो 2 लाइन्स हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमारे सिलेबस में दी गई हैं। आप यहां पर देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th century until the present, significant events, personalities and issues. दूसरी लाइन है the freedom struggle, its various stages and important contributors, contributions from different part of the country. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, टेल मी वन आंसर। ये जो पहली लाइन है
ये वाली लाइन, दैट्स द फर्स्ट लाइन। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या लग रहा है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हियर? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको क्या लग रहा है? ठीक है, आंसर मी, इस पूरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? आप मुझे आंसर करिए, आप आंसर करिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं इस पूरी लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दैट इज 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी ये एक डिमार्केटिंग लाइन है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहां से पढ़नी है। ठीक है, और 18th सेंचुरी का मतलब क्या है? 18th सेंचुरी का सिंपल सा मतलब है 1701 ऑनवर्ड्स, 1701 टू 1947, 1701 टू 1947 ये 18th सेंचुरी का मतलब है। यहां पर हमें हिस्ट्री 1701 ऑनवर्ड्स पढ़ना है, लेकिन ये तो मतलब हुआ 18th सेंचुरी का। यहां पर एक लाइन और ऐड की गई है, और वो लाइन कौन सी है? दैट इज मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। जैसे ही आप इस 17th सेंचुरी को मिडिल में लेके जाते हो तो ये 1701 एक्चुअली में 1750 बन जाता है। जब आप मिडिल को लेकर जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1750। तो 1750 से 1947 का ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है ना, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। दैट इज द सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस हो गया। अब ये कह क्या रहे हैं कि 1750 से लेकर 1947 के बीच में आपको क्या पढ़ना है? आपको तीन चीजें पढ़नी है। क्या? इवेंट्स। क्या पढ़ना है? पर्सनालिटीज। क्या पढ़ना है? इश्यूज। तो पहली लाइन में एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपको मिड 17th सेंचुरी से पढ़ना है, यानी कि 1750 ऑनवर्ड्स 1947 तक आपको हिस्ट्री पूरा पढ़ना है। और इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है। इसके लिए एक सिंपल सा कीवर्ड है एंड दैट इज EPI। इसको दिमाग में बिठा लो, EPI, EPI, EPI रट लो दिमाग में। कहते हैं ना सिलेबस रटा होना चाहिए। सिलेबस रटा होना चाहिए का मतलब ये नहीं कि सिलेबस लाइन बाय लाइन रटा होना चाहिए। सिलेबस रटा होने का मतलब ये है कि आपको पता हो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई आपसे पूछे मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस जानते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी जानते हैं। क्या है सर? हमें मिड ऑफ 18th सेंचुरी से अपनी हिस्ट्री को पढ़ना होता है 1947 तक, और इसमें हमें तीन चीजों पर फोकस करना होता है, इवेंट, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज, यानी कि EPI के ऊपर। हाँ जी, आपको तो सिलेबस पता है। अब आपको उनको ये लाइन बोल के थोड़ी बतानी है, आपको बताना है कि मुझे मिड ऑफ 18th सेंचुरी से हिस्ट्री में तीन एलिमेंट्स पर फोकस करके पढ़ना है एंड दैट इज EPI, यानी कि इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। रट लो, EPI, EPI, EPI। ठीक है, इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, ये रटा होना चाहिए। अगर ये रट गया तो दूसरी लाइन पे आओ। जब आप दूसरी लाइन पे जाते हो तो दूसरा जो आपका पार्ट है दैट इज अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं वेरियस स्टेजेस की और कॉन्ट्रीब्यूटर्स की। कॉन्ट्रीब्यूटर्स में पर्सनालिटीज भी आ जाती हैं, कॉन्ट्रीब्यूटर्स में पर्सनालिटीज भी आ जाती हैं। तो तीन कीवर्ड्स आपको मिलते हैं पहली लाइन में, यानी कि इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, और दो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं दूसरी लाइन में, और वो है स्टेजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो आपको मैं 5 कीवर्ड दे रहा हूं या 5 लेटर्स बता रहा हूं। EPISC, EPISC ये रख लो, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। EPISC इज द सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज। S से क्या है? S से है स्टेजेस, और C से क्या है? C से है कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूटर्स। मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस रट गया कि नहीं रट गया? ठीक है, और ये सारा कुछ आपको कहां से पढ़ना है? ये सारा कुछ आपको पढ़ना है मिड ऑफ 18th सेंचुरी से, मिड ऑफ 18th सेंचुरी से। मिड ऑफ 18th सेंचुरी से आपको EPISC पढ़ना है। दिमाग में बैठ गया बेटा? EPISC, EPISC, EPISC रट लो। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का पहला स्टेप है उसका सिलेबस याद होना चाहिए। और मैंने जैसे कि कहा, सिलेबस याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये 2 लाइन पढ़ के सुनाओगे किसी को। कोई बोले मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस क्या है? सर मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज, इश्यूज। ऐसे बोल के पढ़ के नहीं सुनाना है। That is not the meaning of learning your syllabus. It simply means कि सर मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है, मुझे मिड 18th सेंचुरी से तीन चीजों के ऊपर फोकस करना है एंड दोज आर इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। उसके बाद सर मुझे जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में पढ़ना है, और वहां पे मुझे 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है, दैट इज SC, यानी कि स्टेजेस ऑफ मूवमेंट एंड द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ मूवमेंट। सर दैट इज द सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड दैट विल बी इम्प्रेसिव। That will be impressive. वाह क्या बात है, आपको सिलेबस सच में पता है। It means whatever you will study, you will study in a very सिस्टमैटिक मैनर। आपको पता है आपको क्या पढ़ना है। सिलेबस एक टॉर्च की तरह है, लाइट की तरह है, जो आपको रास्ता दिखाता है।
नहीं तो आप एकदम ऐसे ही कुछ भी पढ़ रहे होगे, बिना सिलेबस के कोई पढ़ाई नहीं होती, बिना सिलेबस के कोई पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये 3 इडियट वाला सीन हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री की लाइन आप पढ़ने लग जाओगे। तो मेक मी श्योर सिलेबस याद हो गया सबको, फटाफट यस 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 लिखना शुरू कर दो। इफ यू हैव अंडरस्टूड योर सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस आज इसी वक्त दिमाग में रट जाना चाहिए। जब तक सिलेबस नहीं रटेगा मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे। बिना मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस समझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना मतलब गलत बात है, गलत। फटाफट फटाफट, ठीक है, फटाफट। ठीक है, दैट्स जस्ट एनर्जी बेटा, ऐसा नहीं है जैसे एक बच्चा बोल रहा है सर प्लीज स्लो। मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है, स्लो का मतलब ये है मैं सिर्फ एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ, और जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत लिमिटेड है। मैंने आपको ले देखिए बताया क्या है, मतलब मैं कह रहा हूँ मैंने कितनी देर से कितना कुछ बोला होगा, बट इन जनरल मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि सिलेबस में 5 कीवर्ड्स हैं EPISC जो आपको याद होना चाहिए। और EPISC क्या है? इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, स्टेजेस एंड कंट्रीब्यूटर्स। इतना याद है आपको, आपका यूपीएससी का सिलेबस याद है, दैट्स इट। आपको आपका यूपीएससी का सिलेबस याद है, और अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस ही याद है तो बस बात बन SC शेड्यूल कास्ट ऐसे याद रह जाएगा, EPISC। चलो, अगर चलो सब लोगों ने बोल दिया कि यूपीएससी का सिलेबस याद हो गया, तो हमारा जो पहला एलिमेंट है हमारे सिलेबस वाला वो हो गया कवर। अब हम करेंगे एक ट्रेंड एनालिसिस। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ ट्रेंड एनालिसिस। और क्या है ये ट्रेंड एनालिसिस? हम देखेंगे कि पिछले सालों में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, उनके पूछे जाने का तरीका क्या रहा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस पार्ट से पूछे गए, और हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे। चल, ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं बेटा। तो 2015 से लेकर 2023 तक का डेटा मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं, एंड दैट इज द डेटा ऑफ 8 ईयर्स। ये 8 सालों का डेटा है जो आप सबके सामने है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर देखो, मैंने इसे डिवाइड किया है इन जनरल 4 पार्ट्स में: एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया। मेरा फोकस कहां पर होगा बेटा? मेरा फोकस होगा मॉडर्न इंडिया के ऊपर और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले आप एक ग्राफ देखो और आप ये आइडिया लगाओ कि आपकी हिस्ट्री से ओवरऑल आउट ऑफ 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पूरा ओवरव्यू है बेटा, दैट इज ऑफ प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स का ओवरव्यू है, ठीक है, ये प्रीलिम्स का ओवरव्यू है। प्रीलिम्स के ओवरव्यू की बात करते हैं तो 2015 में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 17 में 14, 2018 में 21, दी मैक्सिमम। अभी तक जितना आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं वहां पर आप देखोगे 2018 में 21 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कहां पे? प्रीलिम्स में। 2019 में 16 क्वेश्चन, 2018 में 19 क्वेश्चन, 2021 में 18 क्वेश्चन, 2022 यानी कि 2022 में 14 क्वेश्चन और 2023 में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस का डेटा देखते हो तो आपको ओवरऑल एक बात का तो अंदाजा लग जाता है, और वो ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री से हर साल रफली 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, और ये डेटा वेरी करता है। 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अब बेटा कट ऑफ कितने की जा रही है हाल फिलहाल में? 44-45 क्वेश्चंस की, 48 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 48 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं और उतने में आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, और इस पूरे डेटा में आपको 18 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिल रहे हैं, तो मतलब आपको केवल 30 क्वेश्चंस बाकी के पोर्शन से कवर करने हैं। अभी जो 18 क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया से मिल रहे हैं, रफली 18 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स इसमें से सारे आपसे सॉल्व नहीं होंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन कई दफा बड़े आड़े तेरे निकल जाते हैं, बट आई एम सेइंग आपकी एक्यूरेसी हिस्ट्री में कितनी होनी चाहिए? आप 70 to 80% की एक्यूरेसी मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे? आप मुझे एक बात बताओ। अगर इतनी भी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करोगे तो कर क्या रहे हो यहाँ पे? ठीक है, तो आपको इतनी एक्यूरेसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। एक्यूरेसी मेंटेन करने का मतलब ये है कि अगर आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया में, आई विल एक्सपेक्ट ओवरऑल हिस्ट्री में, तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप कम से कम 14 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। 13 to 14 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के करेक्ट होने चाहिए अगर आप बढ़िया तरीके से यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो और हिस्ट्री को पढ़ रहे हो। तो अगर आप इतना अवेल कर पाते हो तो फिर आप समझो आपने 48 का ना एक बड़ा हिस्सा तो यूं हिस्ट्री में रगड़ दिया। इसका मतलब यह है कि हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, और वो बहुत ही तमीज से मन लगा के ये सेवियर होगा आपका। मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपकी हिस्ट्री आपका सेवियर है। आपकी हिस्ट्री जितनी अच्छी होगी आप उतना बढ़िया स्कोर करेंगे, और ये वो सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस फ्लक्चुएट होकर 2-4 पे नहीं आ जाएंगे, 20 आएंगे, नहीं तो 15 आएंगे। ठीक है, ठीक है,
हाँ आराम से होगा बेटा, होगा ही होगा, हम यहाँ यही करने तो आए हैं, होगा नहीं तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है, हम यही करने यहाँ पर आए हैं। आपको 70 to 80% की एक्यूरेसी अपने सब्जेक्ट में लेनी है, और अगर आप ये एक्यूरेसी लेकर आ गए तो बहुत आराम हो जाएगा, इट विल बी वेरी ग्रेट, ठीक है। डेट्स, अरे हम बताएंगे ना डेट्स का मामला, क्यों परेशान हो रहे हो, अभी हम आ गए हैं ना, अभी हम जिंदा हैं, आरडीएक्स का डायलॉग है ना, तो अभी हम वेलकम मूवी का याद है कि नहीं, तो अभी हम जिंदा हैं, हम बताएंगे ना डेट्स कैसे याद होगी, हम बताएंगे नाम कैसे याद होंगे, वो तो हमारा मामला है। सो चलो मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। मॉडर्न इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो मॉडर्न इंडिया पे आप आओ, तो ये तो मैंने ओवरऑल हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव बताया, लेकिन हमारा मामला क्या है, हमारा तो मॉडर्न का है। मॉडर्न के मामले पे आओ तो 2015 में 8 क्वेश्चन आए हैं, 16 में 6 आए हैं, 17 में 7, 18 में देख रहे हो 14 क्वेश्चन खाली मॉडर्न से आ गए थे, बल्ले बल्ले हो गई थी उनकी, जो मॉडर्न बढ़िया से पढ़ के गए थे। 19 में 6 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में भी 9 क्वेश्चन आए हैं, ध्यान दे रहे हो। 21 में 7 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 4 आए हैं, और 23 में 2 ही आए हैं। 23 में तो मॉडर्न वालों की लग गई थी, बट फिर भी आप देखो, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही ना, तो खाली मॉडर्न से भी 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आ गए ना भाई, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जानी है, क्योंकि आप तो बढ़िया तरीके से पढ़ के जाने वाले हो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि कितनी भी खराब हालत हो, मैं कह रहा हूं कितनी भी खराब हालत हो, एक चीज तो मैं बोल सकता हूं ना, कि 5 से 7 क्वेश्चन तो आपके मॉडर्न से आएंगे ना, 5 से 7 क्वेश्चन मॉडर्न से आएंगे, कैसी भी हालत में 5 से 7 आएंगे, ठीक है। और आपको 48 to 50 तक जाना है, 48 to 50 आपको करेक्ट करना है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को टैकल करने की बात आए तो आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी भी मॉडर्न हिस्ट्री में ही मिलेगी। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे आता है इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन उसके क्वेश्चन आसानी से हैंडल होते नहीं है, मुश्किल हो जाती है। उसके बाद मुश्किल होती है आपको आर्ट एंड कल्चर सॉल्व करने में, उसके बाद आपको मुश्किल होती है मेडल सॉल्व करने में। सबसे आसान अगर क्वेश्चन निकल जाते हैं ना बढ़िया तरीके से, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मॉडर्न के निकल जाते हैं, मॉडर्न के क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। तो आप ये चीज बढ़िया तरीके से टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो ट्रेंड एनालिसिस हो गया प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में जब हम ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं तो चलो आओ, यहां पर जो ट्रेंड एनालिसिस है दैट इज ऑफ मीन्स, ये मीन्स का ट्रेंड एनालिसिस है। और मीन्स में जो ट्रेंड एनालिसिस है, यहां पर आप देखो मैंने केवल 4 कैटेगराइजेशन किया है, मैंने यहां पर केवल 4 कैटेगराइजेशन किया है। सिंपली मीन्स कि एंशिएंट और मेडवल आपके मीन्स के सिलेबस में तो प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स में जाते हो, यहां पर देखो, हाँ हिस्ट्री प्रीलिम्स, ये मीन्स की हम बात करें, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ मीन्स, तो जो आप मीन्स में जाते हो ना, तो मीन्स में एंशिएंट और मेडवल को डायरेक्टली नहीं लिखा गया है। एंशिएंट एंड मेडवल आपके मीन्स के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, नॉट डायरेक्टली, रादर ये इनकॉर्पोरेटेड है आर्ट एंड कल्चर में, इनकॉर्पोरेटेड इन आर्ट एंड कल्चर। मीन्स का सिलेबस दिखाऊंगा एक दफा, देख लो। हाँ देखो, ये है ना, इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। तो एंशिएंट प्लस मेडवल, ये आपका इसी पहली लाइन में है। एंशिएंट और मेडवल मीन्स में अलग से नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो एंशिएंट मेडवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आर्ट एंड कल्चर के साथ इनकॉर्पोरेट करके पूछ लिए जाते हैं। मीन्स में जाओगे तो एंशिएंट मिलेगा, ठीक है, मतलब मीन्स में जाओगे तो एंशिएंट मिलेगा, तो आर्ट एंड कल्चर में मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर मिलेगा, मॉडर्न मिलेगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस मिलेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा, केवल 4 ही मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एनालिसिस है ना, वो भी हमने केवल 4 का किया है, 6 का नहीं किया है। अब यहाँ पे जो 4 का एनालिसिस है, आप उसको देखो, 4 का एनालिसिस। यहाँ पे जो हम ये हिस्ट्री लिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। और यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर है ना, इसमें एंशिएंट प्लस मेडवल आप जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब देखो कहाँ कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री को आप यहाँ पर उठाओगे ना, तो 2023 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 2, 21 में 3, 20 में 2, 19 में 2 और 18 में 1, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। टोटल नंबर पे आप जाओगे ना सब मिला के, तो 6 5 6 6 5
6। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 250 का पेपर होता है आपका पेपर 1, उसमें 65, 75, 75, 75, 75, 60। मैं ओवरऑल अगर मीन्स में हिस्ट्री के पोर्शन की बात करूं तो कम से कम 6 क्वेश्चन तो आपको हिस्ट्री के मिलते हैं जिस पेपर 1 में आपका जो मीन्स है, और कम से कम 65 to 75 मार्क्स आपके मॉडर्न पूरे ओवरऑल हिस्ट्री के हैं। 30 से 45 नंबर अराउंड आपका मीन्स कवर कर लेता है। तो मीन्स में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का है, ओवरऑल हिस्ट्री का है। सीधे सीधे कहूं तो हिस्ट्री सेवियर होगा। 10 बातों की एक बात, इतना सारा ट्रेंड एनालिसिस करने का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो ये क्या है? वो ये है कि हिस्ट्री इज योर सेवियर। आप इस बात को याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर। आपकी हिस्ट्री पर जितनी अच्छी कमांड होगी आप अपने प्रीलिम्स में और मेंस में उतने ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, और ये हमें ये पूरा डेटा बताता है, ये हमें ये पूरा डेटा बताता है। ठीक है, चलो ये बेटा हमने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, हमने सिलेबस समझ लिया, हमने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आ रहा है गाइडलाइंस और अप्रोच। हमें कैसे इस पूरे पेपर को अप्रोच करना चाहिए, मेरी ओर से आपके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। 2 बातें हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन बातों के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो एक बार फिर से मुझे बताओ कि जो कुछ मैंने ट्रेंड एनालिसिस में आपको बताया वो समझ में आ गया या नहीं, फटाफट मुझे बताओ। और कुछ पूछना चाहते हो तो फटाक से पूछ लो। हाँ बेटा, अंटिल प्रेजेंट इसलिए लिखा हुआ है ना क्योंकि वहां पर एक और हिस्सा ऐड होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। तो 1947 की जो बात की बात है वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ते हैं, मॉडर्न में हम 1947 तक ही पढ़ते हैं। हिस्ट्री पहले से वीक है तो उसको हम लोग विटामिन वगैरह खिलाएंगे, वो ओके हो जाएगी, डोंट वरी। आंसर राइटिंग मैं साथ के साथ सिखाऊंगा, अभी मैं बताता हूं कैसे सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इफ यू आर डन विद मी तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है? अरे मैं प्रीलिम्स में बताया तो पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके बता दिया। 15 से 20 क्वेश्चन पक्के से आएगा, निकालेगा, ये पास करवाएगा। प्रीलिम्स हिस्ट्री पढ़ के रखोगे, बढ़िया पास करवा देगा। ठीक है, हाँ कंटिन्यू करें। बैकलॉग क्लियर करने का बताऊंगा कैसे करना है, आई विल टेल। मॉडर्न में डेट्स एक्यूरेट नहीं होनी चाहिए, नहीं इतना डेट्स के लिए परेशान नहीं होना है, मैं बता दूंगा ना, डेट्स के लिए परेशान नहीं होना है। चलो हाँ, आंसर राइटिंग मैं करवाऊंगा, दैट इज ऑन मी। आप लोड मत लो, आ गए ना, एडवांस पढ़ रहे हो ना, एडवांस का पार्ट है आंसर राइटिंग, मैंने बोला था ना एडवांस में बताऊंगा। गाइडलाइंस एंड अप्रोच, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी ओर से आपके लिए गाइडलाइंस क्या है? सिंपली अगर मैं गाइडलाइंस की बात करता हूं या अप्रोच की बात करता हूं तो मेरी ओर से आपके लिए गाइडलाइंस क्या है? मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? गाइडलाइंस ये है कि आप जब भी अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को अप्रोच कर रहे हो, या आई विल से कि कोई भी हिस्ट्री आप अप्रोच कर रहे हो, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को अप्रोच कर रहे हो, कोई भी हिस्ट्री अप्रोच कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट अप्रोच कर रहे हो, तो गाइडलाइन एकदम सिंपल होती है, और वो ये है कि आपकी पीवाईक्यूज पर होल्ड होनी चाहिए। ये सबसे पहले तो पार्ट आपका सिलेबस का ही होता है, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होना चाहिए, देखो बिना सिलेबस बात नहीं बनेगी, एकदम फिक्स है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और मैंने तो रटवा दिया, पता है ना, ईपीआईएससी याद रहेगा ना, ईपीआईएससी रट के रखना, बोलोगे तो फिर पाप होगा, बोलना नहीं, ईपीआईएससी। ठीक है, नाउ सिलेबस करने के बाद आई विल एक्सपेक्ट कि आपकी पीवाईक्यूज पर होल्ड हो। पीवाईक्यूज में जब आप जाते हो तो आपकी होल्ड प्रीलिम्स पर भी होनी चाहिए प्लस मेंस पर भी होनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस पर भी होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि आपको एनालिसिस प्लस इंफॉर्मेशन दोनों पर फोकस करना होगा। कोई कितना बोल ले, यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं आपको एक ब्रूटल ट्रूथ बताऊंगा जो चाहे कोई हिचकिचाता हो बताने में, और वो बात ये है कि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट के जो आपको याद करने होंगे, उनका कोई एनालिसिस नहीं है, याद रखना ही पड़ेगा, और मैं बता दूंगा। अभी जो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ऑल अबाउट एनालिसिस, वो जरूरी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोर इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, और वो हर सब्जेक्ट में होता है, इट वेरीज। मैं कह रहा हूं इकोनॉमी में 90% हिस्सा एनालिसिस बेस्ड होगा, 10% हिस्सा ऐसा होगा जो आपको रटना पड़ेगा या दिमाग में रखना पड़ेगा। जो
ज्योग्राफी में ये रेशियो हो सकता है 80-20 का चला जाए, 80% हिस्सा एनालिसिस बेस्ड होगा, 20% हिस्सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हिस्ट्री में हो सकता है ये हिस्सा 70 और 30 का मिले आपको, जहां पर 70% हिस्सा ऐसा होगा जो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन बिलीव मी 30% हिस्सा ऐसा होगा जो आपको याद होना चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं है। और वो याद कैसे होगा? वो बार बार पढ़कर याद होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कुछ हिस्से जो है वो आपको एनालाइज करने होंगे, कुछ हिस्से जो है वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन रिटेन्ड होनी चाहिए। अब मामला ये है कि जो एनालिसिस है वो तो मेरे फ्रेंड से हो जाएगा, लेकिन इस चीज को कैटर करने के लिए मुझे चाहिए मल्टीपल रिविजन। अब ये मल्टीपल रिविजन का क्या मामला है? मुझे चाहिए 6 टाइम्स रिविजन। 6 टाइम्स रिविजन। जब तक आपने अपने कंटेंट को 6 बार रिवाइज नहीं किया है तब तक आप इस बारे में नहीं सोचेंगे हाँ मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा बेटा प्रशांत, मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा, यू डोंट वरी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये एडवांस की क्लास है और अभी आपको महसूस होगा, लोड मत लो, अभी दिखाएंगे एडवांस क्या होता है। ठीक है, अभी बस आप समझो मैंने क्या कहा था कि एडवांस का मतलब ये नहीं है कि मैं उड़ाने लग जाऊंगा। जब भी हम पढ़ाते हैं तो इन बेस पकड़ते हैं, एक फ्लो मेंटेन करते हैं ना, वो जरूरी होता है बेटा। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन में जब तक आपने किसी भी टॉपिक को 6 बार रिवाइज नहीं किया है आप ये नहीं कहोगे कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। 6 बार रिवीजन करने का क्या मतलब होता है? 6 बार रिवीजन करने का सिंपल सा मतलब ये है कि एक रोज जिस दिन आपने क्लास करी है आप उसके अगले दिन या उसी दिन, वैसे क्लास तो बहुत लेट से होती है तो आई विल रिकमेंड कि आप नेक्स्ट डे रिवाइज करो, तो एक रिवीजन तो आपका नेक्स्ट डे होना चाहिए। दूसरा रिवीजन आपका वीकेंड पर होना चाहिए। तीसरा रिवीजन आपका मंथ एंड पर होना चाहिए और उसके बाद मंथ गैप पर होना चाहिए। ऐसे जब आपका 6 बार रिवीजन हो जाएगा तो आपको 80 to 90% इंफॉर्मेशन दिमाग में रहेगी और आप कॉन्फिडेंट होगे। एनालाइज मैं करवाऊंगा बेटा, ठीक है, दैट इज माई पार्ट, आई विल एनालाइज। ठीक है, तो ये मल्टीपल रिवीजन आपको यहां पर करना होगा, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। सो आप जब मल्टीपल रिवीजन कर लेते हैं तब आपका जो एक फोकस होना चाहिए वो टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी पर होनी चाहिए। किसी भी इंसिडेंट में कौन सा इंसिडेंट पहले और कौन सा बाद में हुआ है इसकी एक ओवरऑल पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगी तब तक आपके लिए चीजें मुश्किल होंगी। तो इन बातों पर आप ध्यान रखेंगे, ये मेन उसे गाइडलाइंस हैं। आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तब आप सही तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। कोई बात नहीं बेटा। शिवा रिजवान, मैंने कहा ना कि आप परेशान मत हो, वट एवर आई विल टेल यू वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ऐसा कोई सीन बनेगा ही नहीं कि आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ कुछ भी इतना एडवांस जा रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। हर चीज बिल्कुल फंडामेंटल से ही पढ़ाई जाती है, बेसिक से ही है ये सब कुछ। अब मैं हिस्ट्री की डेफिनेशन बता रहा हूँ भाई, कितना बेसिक बताऊं मैं, मतलब मैं हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहा हूं, मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूं, सिलेबस याद करवा रहा हूं, मैं आपको हिस्ट्री की डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं आपको कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। और अब इससे ज्यादा मैं आपको कितना बेसिक लेके जाऊंगा, मैं हर चीज में बहुत बेसिक रहूंगा, यू डोंट वरी। ठीक है, मंथ गैप का मतलब यह है कि एक एक महीने पे 3 बार, एक महीना कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप आगे पढ़ो। ठीक है, पीवाईक्यूज को हाँ आप होल्ड बनाओ, पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, रिपीट करो। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो गाइडलाइंस के बाद अप्रोच क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी अप्रोच। अप्रोच मेरा क्या अप्रोच होता है? मेरा क्या अप्रोच होता है? देखो मेरा अप्रोच इन जनरल ये रहेगा कि मैं हिस्ट्री में एक प्रॉपर एनालिसिस डेवलप करूं आप सभी लोगों के लिए, प्लस मैं आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप करूं, पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट आपका हो। एनालिसिस और पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट से क्या होता है कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनती है, और ये जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी ना,
ये कई बार आपके वो क्वेश्चन सही करवा देगी जो शायद आपको डायरेक्टली पता भी ना हो। जैसे मैं आपको ये बोल दूंगा कि 1930s में जब इंडिया ने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन अवेल कर लिया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में, उसके बाद ब्रिटिशर्स हमें कोई भी प्रपोजल दें, अगर उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई है, वी विल रिफ्यूज, वी विल रिजेक्ट। अभी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, अभी हो गया आउट ऑफ बॉक्स बात लग रही होगी, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं वो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपके लिए डेवलप करूंगा, मैं वो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपके लिए डेवलप करूंगा। ठीक है, एनालिसिस और पर्सपेक्टिव। मुझे पता है कि हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी समस्या ये है ना कि आपको पिक्चर एक बार में नहीं बनती, एक बार भी पिक्चर नहीं बनती, तो एक ओवरऑल पिक्चर को बिल्ड करने के लिए मैं टाइमलाइन का सहारा लूंगा, मैं टाइमलाइन का सहारा लूंगा। टाइमलाइन प्लस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, प्लस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मैं इसका सहारा लूंगा ताकि मैं इन चीजों को बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से मेरा कहने का मतलब, टाइम लाइन में तो देखो सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी घटना कब और कैसे हुई। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मैं मैप्स का यूज करूंगा, मैं फ्लो चार्ट का यूज करूंगा, ठीक है, प्लस मैं स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, मैं स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, और आपकी नोट्स इसी फॉर्मेट में बनेगी और आपको वही करना है जो मैं यहां कर रहा हूं। इसके जरिए हाँ नोट्स लिखना है बेटा, कोई डाउट नहीं है, यहां मूवी नहीं चल रही है, दिस इज नॉट द मूवी, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। प्लस मैं पीवाईक्यूज को इनकॉर्पोरेट करूंगा, पीवाईक्यूज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। प्लस मैं क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट भी लूंगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लूंगा ताकि मैं आपकी मीन्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकूं। इशू ऑफ फैक्ट्स एंड मीम्स की मैं बात करता हूं, इशू ऑफ फैक्ट्स एंड मीम्स, मैं इस मुद्दे को यहीं पर रिजॉल्व कर देता हूं। बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे, बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे, बहुत सारे नाम आएंगे, आई विल से बहुत सारी डेट्स भी आएंगी, एंड डेट्स भी आएंगी, और आपको ये लगेगा कि आपको ये याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं उसका एक सॉल्यूशन बता रहा हूं। सॉल्यूशन ये है कि फैक्ट्स और नेम्स ग्रेजुअली ये आपके अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बन जाएंगे, पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। धीमे धीमे ना ऐसा लगेगा जैसे ये कैरेक्टर्स आपके जाने पहचाने हैं। जैसे आज मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति था, नाम था निजामुल मुल्क, उसी का नाम था चिनकलिज खान, उसी का नाम था असफ जाह। आपको लग रहा होगा ये क्या सब क्या बात कर रहे हैं, इसमें ये क्या हिस्ट्री में बताने वाले हैं क्या। और आई एम टेलिंग यू कि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे, जैसे मैं बनाऊंगा बोर्ड पे वैसे ही आप करोगे, जो काम मैं करूंगा बोर्ड पे वही काम आपने कॉपी पे करना है, सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात, ठीक है। सो लेकिन थोड़े समय के बाद आपको ये समझ में आएगा ना कि ये तो बहुत कॉमन सी बात है, दैट इज वेरी कॉमन, दैट इज वेरी कॉमन, ये नाम तो बहुत पॉपुलर है। दूसरी बात, जब डेट्स की बात करते हैं, मीन्स में डेट्स की कुछ खास वैल्यू नहीं होती है, ईयर्स आपको बहुत मेंशन नहीं करने होते हैं। मीन्स में आपको अपने आंसर में बात बात पे ईयर्स नहीं लिखने हैं। अगर आप बात बात पे ईयर्स मीन्स में लिखोगे ना तो मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, मैं इरिटेट हो जाऊंगा कि क्या मुझे फैक्ट बताने आए हो क्या यार, एनालिसिस बताओ ना, आर्गुमेंट दो ना, जो पूछा गया है वो बताओ ना, मुझे क्या डेट्स बता रहे हो बार बार। तो अगर आप मीन्स में बार बार डेट्स यूज करोगे तो आपका कॉपी चेकर इरिटेट हो जाएगा। तो आपको मीन्स में डेट्स का इस्तेमाल करना नहीं है, एडवाइजेबल ही नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, मीन्स में आप डेट्स लिखोगे या नहीं लिखोगे वो तो आपकी अपनी मर्जी है, आपको पता है तो लिखो, नहीं पता है तो मत लिखो, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स में यूपीएससी डायरेक्टली डेट वगैरह पूछती नहीं है, एक्सेप्ट कि वो बहुत पॉपुलर हो।
अब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन किस तारीख को आया था, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेट देके पूछा हुआ है। अब वो बहुत पॉपुलर डेट है ना, अब वो पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स में इन जनरल वो नहीं पूछते हैं डेट्स वगैरह। और ध्यान दो कि आपको डेट्स इतना नहीं पढ़ना है कि वो आपको आंख बंद करके याद आए, रैदर आपको डेट्स सिर्फ इतना पढ़ना है कि जब वो आपके सामने आए तो पढ़ के रिकॉल हो जाए। क्योंकि प्रीलिम्स में तो जब क्वेश्चन आएगा तो सामने रहेगा ना। कहते हैं प्रीलिम्स का पेपर क्या होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में मतलब प्रीलिम्स एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आंसर सामने लिखा होता है, बस आइडेंटिफाई करना है भाई 4 ऑप्शंस में से कि कौन सा आपका अपना ऑप्शन है, इसमें तो आइडेंटिफाई। तो मैंने कहा कि मीन्स में डेट्स की वैल्यू नहीं है क्योंकि बहुत लिखना नहीं होता, लिखो आप वो जो आपकी मर्जी हो, जो आपको ना मर्जी हो मत लिखो। और प्रीलिम्स में आपको सिर्फ डेट्स इतनी पता होनी चाहिए कि अगर आपके सामने आ जाए तो आप आइडेंटिफाई कर लो। और प्रीलिम्स में वैसे भी वो डेट पूछते नहीं है, वो पूछते हैं क्रोनोलॉजी। ऑल्दो उस क्रोनोलॉजी को सॉल्व करने के लिए आपको ईयर्स का एक सीक्वेंस पता हो, तो आपको ये ना भी पता हो ना कि ये बात इस ईयर में हुई थी, तो सिर्फ इतना पता हो कि पहले ये हुआ था उसके बाद ये हुआ था, तो बात बन जाएगी। बाकी मैं क्रोनोलॉजी का सारा दूंगा पढ़ाने के लिए, तो आपके लिए इस चीज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलो ये तो हो गया अप्रोच। अप्रोच में मैं एक बात और बताता हूँ, मीन्स में। मीन्स में जब मैं आपका जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन आया कि मैं एनालिसिस करवाऊंगा, अब मैं कह रहा हूं कि मैं एनालिसिस कैसे करवाऊंगा, तो एनालिसिस में मैं थीम बेस्ड डिवीजन करता हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपकी हिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, उनमें थीम्स को डिवाइड करता हूं, और वो थीम्स जो होती हैं वो 3 कैटेगरीज में जाती हैं, ठीक है। उसमें एक आता है पास्ट थीम। पास्ट थीम का मतलब ये है कि किसी टॉपिक से ये वो ऐसे मुद्दे हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है ट्रेंडिंग थीम। दूसरा आता है ट्रेंडिंग थीम, ठीक है। और फिर तीसरा आता है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है एक्सपेक्टेड थीम। तीसरा है एक्सपेक्टेड थीम। मैं इस तरीके से डिवाइड कर देता हूं। मैं आपसे कहता हूं देखो इस टॉपिक पर पास्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाया करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है इसके ऊपर यूपीएससी हाल फिलहाल में बार बार पूछ रही है क्वेश्चन, जैसे इश्यू ऑफ विमेन। विमेन का जो इश्यू है दैट इज अ ट्रेंडिंग थीम। इश्यू ऑफ कंपेयरिंग टू पर्सनैलिटीज, ये ट्रेंडिंग थीम है। यूपीएससी बार बार 2 पर्सनैलिटीज को उठाकर कंपेयर करने को बोल रही है। यूपीएससी बार बार विमेन सेंट्रिक क्वेश्चन पूछ रही है। यूपीएससी बार बार पर्सनैलिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये ट्रेंडिंग थीम है, दैट इज ट्रेंडिंग थीम, ठीक है। एक्सपेक्टेड थीम क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि देखो बेटा इस टॉपिक के ऊपर ये वो थीम है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन ये वो थीम है जिस पर अभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये एक्सपेक्टेड थीम है। यहां से अगली बार क्वेश्चन के निकलने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसको तैयार करके रखो, ठीक है। तो मैं इस तरीके से किसी भी टॉपिक को डिवाइड कर देता हूं, पास्ट थीम में, ट्रेंडिंग थीम में और किसमें, एक्सपेक्टेड थीम में। और उन थीमेटिक एनालिसिस के जरिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ब्रॉड हो जाती है। तो ये सारी चीजें तो आपको यहां पर समझ में आ गई, ठीक है। तो ये वही सारी बातें जो मैंने आपको यहां पे समझाई है ना, वही सब यहां पे लिखा हुआ है। सो यू नीड नॉट टू वरी। मॉडर्न यूनिवर्सिटी में क्या अप्रोच शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने हो तो वो मैं बनवाऊंगा, तो आप लोड मत लो उसका, ठीक है। अब देखो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं। व्हाट आई मीन टू से यू कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे, अब मैं आपको सारे पीवाईक्यूज तो यहाँ नहीं दिखा सकता ना अपनी ओरिएंटेशन क्लास में, बट मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनका नेचर जो है वो एनालिटिकल भी होता है और फैक्चुअल भी होता है। तो कभी मत ये सोचना कि हाँ केवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके सामने आएंगे, ना ना ना, आपके सामने फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे एंड यू नीड टू एड्रेस दैट। इसीलिए मैंने कहा कि हिस्ट्री का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो आपके दिमाग में होना चाहिए और उसको ऐसे किताब को सामने रख के ना ऐसे विजुअलाइज करके याद करना पड़ता है, वो सब यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के ऊपर है। अब यहाँ पे सीधे सीधे इंफॉर्मेशन पूछी गई है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है उसने सभी विमेन जो 21 की एज के ऊपर थी उनको वोटिंग राइट दे दिया। अरे भैया ये आजादी के बाद हुआ था, तो वैसे गलत हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वुमेन को लेजिस्लेचर में सीट को रिजर्व कर देता है। अब ये जो क्वेश्चन है आंसर वैसे दिया गया है, मैं अभी आंसर पे जा नहीं रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
मतलब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको इंफॉर्मेशन क्लियर है तो आप कर पाओगे, और अगर नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हालांकि अंडरस्टैंडिंग विल ऑलवेज वर्क, अंडरस्टैंडिंग हमेशा काम आएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो मैंने क्या बोल रहा था कि मैं ये बोल रहा था ना कि कई दफा यूपीएससी कोर डेट पूछ लेती है और आपको, हालांकि वो बहुत पॉपुलर होगी तभी वो पूछेंगे। जैसे उन्होंने पूछा कि 8 अगस्त 1942 को इंडियन हिस्ट्री में कौन सी घटना घटित हुई थी, तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ये इसका आंसर है। बट दे आर गिविंग यू अ डेट, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। बट व्हाट आई मीन टू टेल यू कि अगर आपको नहीं भी पता है ना तो आपको पता होगा कि 1942 का सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अगर ये यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं तो एक कॉमन गेस लग जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट का, ठीक है। और उसके बावजूद ये बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन ऐसा है जो हिंदू फीमेल स्कूल का सेक्रेटरी के तौर पे अपना एसोसिएशन रखता था, जो बाद में बेथुनी फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया। अब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट यू डोंट, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, बाद में आप सब लोग जान जाओगे इसको, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज को कलकत्ता में स्टैब्लिश किया, इसका क्या पर्पस था? पर्पस यही था कि वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेन करना चाहता था, ब्रिटिश सिविलियंस को वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इंडिया में ट्रेन करना चाहता था। ये भी एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कई बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कई बार इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। जैसे ये क्वेश्चन हाईली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप केवल अंडरस्टैंडिंग रखोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इंपैक्ट को दिखाता है। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए और अपना बना बनाया सामान हमारे यहाँ लेकर आए और उन्होंने बेच दिया। अब उससे हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बर्बाद हो गई, तो एकदम ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर बर्बाद हो गई, ठीक है। सो यू गॉट द पॉइंट। मैंने कहा ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इन कुछ क्वेश्चंस को दिखाकर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चंस मल्टीपल वैरायटी के आते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएंगे, आप ये नहीं कह सकते कि सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल आएंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड आएंगे। यू विल गेट अ ब्लेंड, और आपको उस ब्लेंड के लिए तैयार रहना होगा, और हम ये इंश्योर करेंगे कि आप उस ब्लेंड के लिए तैयार रहें, ठीक है। सो हमने गाइडलाइंस और अप्रोच कवर कर लिया। अब यहां पर हम एक ग्लिम्स देखते हैं मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। अभी तक मुझे ये बताओ कि अभी तक जितना मैंने आपको समझाया आप समझ गए ना? बताओ, मतलब ये सिर्फ एक ओवरव्यू है हिस्ट्री का, मैं आपको केवल एक पर्सपेक्टिव, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो बता दो फटाफट, समझ गए ना? समझ गए? आगे बढ़े? कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अरे हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री तो है, कर लेंगे, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। यस यस यस, हाँ जी, ओके, समझ आ रहा है, क्लियर आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, एकदम तमीज से पढ़ेंगे, प्यार से, और बस आपको ध्यान रखना है, ट्रस्ट रखना है, मैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा। मतलब एंड ऑफ द क्लास तक यू विल जस्ट से कि मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है यार, वो हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देते हैं, या फिर सिंपली सेइंग कि हम सोसाइटी पे, एथिक्स पे ध्यान देते हैं। अरे मॉडर्न तो हो गया, मॉडर्न में दिक्कत नहीं है, नोट्स पलट लेंगे, काम हो जाएगा। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डन डन, एकदम ठीक है। चलो इतनी बात बन गई, आगे तो मैं आपको कुछ मीन्स के क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। मीन्स के मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं और इसके जरिए मैं आपको केवल थीम्स बताने की कोशिश करूंगा। आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू द थीम्स। मैं आपको केवल थीम्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थीम्स जब एक्सप्लेन करने की बात आती है, ठीक है, जब थीम्स एक्सप्लेन करने की बात आती है तो देखो यहां पर क्या है। हाँ ठीक है, तमीज से पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल तमीज से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्यार से भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, प्यार से भी पढ़ेंगे, तमीज से भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा चलो प्रीवियस बैकलॉग वाला मुद्दा एड्रेस कर देते हैं। देखो अगर आपका बैकलॉग आ गया है ना तो आ गया है, जस्ट एक्सेप्ट दिस। बैकलॉग कैसे क्लियर होता है मैं सीधा बता रहा हूँ। देखो हम लोग ना बड़ा धीमे धीमे पढ़ाते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं,
तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, आपके ऐप में स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है ना, तो स्पीड इंक्रीज करो। आप घर पे काम करते हो, कहीं पे ट्रेवल करते हो, तो कान में उसको लगा लेना, ठीक है, चला लेना। घर पे खाना बनाना है, सब्जी काटनी है, तो देखते रहो उसको और सब्जी काटते रहो। और हाँ, इतना ही ध्यान देना कि सब्जी पे भी ध्यान है, ये सब्जी की जगह उंगली काट ली, ठीक है। तो आप कुछ काम करते रहो और कान में लगा के लेक्चर को सुन लो। जो आपका बैकलॉग है उसको केवल सुन के क्लियर करो। आप उसको उतनी ही तरीके से कवर नहीं कर पाओगे जितनी तरीके से रेगुलर क्लासेस होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो बनेगा, बट कर लो, ठीक है। तो ट्रेवल करते वक्त, कोई काम करते वक्त कान में अपना, आजकल तो बढ़िया वाला ब्लूटूथ आ गया यार, उसको कान में लगाओ और सुनते सुनते अपना जो बैकलॉग है उसको क्लियर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे 23 का क्वेश्चन है, जहां पे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के जो आइडियाज हैं एजुकेशन और नेशनलिज्म के ऊपर, आप इसको कंपेयर कर दो। They're asking to compare us, ठीक है। तो करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये ट्रेंडिंग थीम है, यूपीएससी हाल फिलहाल में ना इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देंगे, विल फोकस ऑन दिस। ये ट्रेंडिंग थीम है। देखो 23 का क्वेश्चन है कि कॉलोनियल रूल जो था उसका ट्राइबल्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो जब हम ट्राइबल अपराइजिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसका इफेक्ट भी देखेंगे। 22 का क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो ब्रिटिश पावर थी इंडिया में, उनके पास भी इंडियन सोल्जर्स ही थे, और जो इंडियन पावर्स थी उनके पास भी इंडियन सोल्जर्स ही थे, लेकिन वो जीत गए, हम हार गए। क्यों? रीजंस बताने थे इंडियन पावर्स के फेल्योर का। हमारा पहला टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर देखो क्वेश्चन ये आया कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद अचानक से इंडिया में फैमिन्स क्यों आने लगे, रीजंस ऑफ राइज ऑफ फेमिन्स। ये सिंपल क्वेश्चन जाता है, हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो यहां पर हो जाते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। गोइंग एट, यहां पर देखो 21 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को आप एक्सप्लेन करो यंग बंगाल मूवमेंट और ब्राह्मण समाज के रेफरेंस में। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना होगा और हम करेंगे। तो देखिए, आपको ये बताना है कि किस हद तक जो मॉडरेट्स थे उन्होंने हमारे फ्रीडम मूवमेंट का बेस तैयार किया। मॉडरेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो कन्वेंशनल टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक ट्रेंडिंग थीम है महात्मा गांधी। अब बस इस बात का ध्यान रखना, दो चीजों पर ध्यान रखना जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि महात्मा गांधी पे उन्होंने कितनी दफा क्वेश्चन पूछ रखा है और विमेन के ऊपर उन्होंने कितनी दफा क्वेश्चन पूछ रखा है। ये क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी जी के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के ड्यूरेशन में, आप उसको एक्सप्लेन करो। तो महात्मा गांधी के ऊपर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया। आप आओ 2020 में, लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज है उनको एक्सप्लेन करना है आपने। और 1920s में जो नेशनल मूवमेंट था उसमें कई सारे जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स आ गए, उनकी वजह से जो सोशल बेस है वो कैसे एक्सपेंड हो गया, आपको ये बताना है। 1920s के बाद ये आता है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे बट हो सकते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1857 के अपराइजिंग के ऊपर है। आपको बताना है कि कैसे जो छोटे छोटे रिबेलियंस थे वो अल्टीमेटली 1857 के अपराइजिंग में कन्वर्ट हो गए। तो जो ट्राइबल और पीजेंट रिबेलियन है वो कैसे अल्टीमेटली कन्वर्ट होंगे 1857 के रिवोल्ट में, हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो 19वीं सेंचुरी में जो इंडियन रेनेसा है और जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है उसके बीच क्या लिंकेज है, आपको ये बताना है। तो ये पूरा टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहां भी क्वेश्चन है कि जो कई सारी वॉइसेस गांधीयन फेज में इमर्ज होके आई, आप उनके बारे में बताओ। फिर से गांधी जी यूपीएससी के बड़े फेवरेट हैं, याद रखना इसको। यहां देखो फिर आया कि 1940s में जो ट्रांसफर ऑफ पावर था, जो ब्रिटिशर्स ने हमें पावर दी, वो कैसे कॉम्प्लिकेट हो गई और ब्रिटिशर्स का उसमें क्या रोल रहा उस ट्रांसफर ऑफ पावर को कॉम्प्लिकेट करने में। तो टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी केवल एक ओवरव्यू लो कि इस नेचर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। यहां पर देखो 18 का क्वेश्चन है सीधा, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन प्रेजेंट टाइम्स। महात्मा गांधी का सिग्निफिकेंस, तीसरा क्वेश्चन है ये महात्मा गांधी के ऊपर। और अभी मुश्किल से 4-5 साल बीते हैं पिछले सालों में, 3 क्वेश्चन तो खाली महात्मा गांधी पे आ चुके हैं। गोइंग एट, 17 का क्वेश्चन था मिड 18वीं सेंचुरी में इंडिया कैसे फ्रेगमेंटेड पॉलिटी को विटनेस कर रहा था। ये हमारा पहले टॉपिक का क्वेश्चन है, जो पहला टॉपिक में पढ़ाता हूं दैट इज इंडिया इन 18वीं सेंचुरी। तो इंडियन 18वीं सेंचुरी जो मैं पढ़ाता हूं वो यहां पे है, ठीक है। अब ये फिर से इग्नोरिंग मी वाला मत चलाना भाई यार, इग्नोरिंग मी, कोई किसी को इग्नोर नहीं कर रहा बेटा, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं ना, इग्नोर करने आए हैं क्या। चलो ठीक है,
यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है फिर से मॉडरेट्स, मॉडरेट्स के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन और मॉडरेट्स। यहाँ पर देखो किस तरीके से ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री डिक्लाइन करती है और इंडिया में रूरल इकोनॉमी बढ़ जाती है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ब्रिटिश इंडिया के रिलेशन में था, प्रॉपर चैप्टर है, इसको एनालाइज करेंगे। विमेन का क्वेश्चन किस तरीके से रोज होता है, टॉपिक ऑफ विमेन क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखो जो पांचवा क्वेश्चन है वो किस तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लास्ट जो सेंचुरी थी 20s की, उसमें न्यू ऑब्जेक्टिव्स कैसे जुड़ गए, नए ऑब्जेक्टिव्स कैसे जुड़े, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। 1940s का मतलब होता है बेटा 1941 से लेकर 1950 के बीच का समय, ऑल दो हम तो 47 तक ही अटक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1857 की प्राइसिंग दोबारा क्वेश्चन है, 1857 के ऊपर दूसरी बार क्वेश्चन है। विमेन का रोल, दूसरा क्वेश्चन रोल विमेन के रोल के ऊपर यहाँ पर आ गया। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कंपैरिजन, महात्मा गांधी के ऊपर चौथा क्वेश्चन है और कंपैरिजन की थीम के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, कंपैरिजन की थीम के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। महात्मा गांधी अगेन, पांचवा क्वेश्चन महात्मा गांधी के ऊपर, फिफ्थ क्वेश्चन महात्मा गांधी के ऊपर, और फिर 1935 का एक्ट, 2015 का, 2014 में क्यों ज्यादातर एम्पायर शेकिंग बैटल्स पानीपत में लड़े जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हम देखेंगे। पहले यहां पर आओ कि देखो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ब्रिटिश इंडिया की, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करो, और नेवल म्यूटिनी के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ 2014 में। 13 में आओ, इंडियन वुमेन, तीसरा क्वेश्चन इंडियन वुमेन के ऊपर, तीसरा क्वेश्चन इंडियन वुमेन के ऊपर, और हमें यहाँ पे फॉरेनर्स के रोल को एनालाइज करना है, और यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के ऊपर, लॉर्ड डलहौजी के ऊपर क्वेश्चन पूछना है। तो डलहौजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नर जनरल्स में। इसके पहले हमने देखा था कि जैसे यहाँ पे डलहौजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले यहाँ पे कर्जन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कर्जन के ऊपर। तो मैंने आपको क्या बताया कि गांधी जी जो है वो कैसे एक ब्रॉड थीम कैटर करते हैं। जब आप ये पीवाईक्यूज देखते हैं, तो आपको कुछ थीम्स क्लियर होती हैं। आपको थीम्स क्या क्लियर होती हैं? अब देखो, मैं आपको पहली ही क्लास में पीवाईक्यूज तो सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। और मैं आपको दिखा के क्या बता रहा हूं कि कुछ टॉपिक्स बड़े पॉपुलर होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इससे हमें क्या आइडिया मिलता है? हमें आइडिया ये मिला कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप मॉडर्न पढ़ने जा रहे हो, जिनसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। और टॉप पर हमारे लिए हमेशा से हमारे प्यारे बापू होते हैं, गांधी जी। गांधी जी हम सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, तो जिसके लिए हानिकारक होंगे भैया होंगे। यूपीएससी के लिए बापू हानिकारक नहीं है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बापू बड़े काम की चीज है, क्योंकि बापू के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो गांधी जी एक पॉपुलर थीम है। गांधी जी के अलावा जो एक पॉपुलर थीम है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है वुमेन। वुमेन एक पॉपुलर थीम है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वुमेन से आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि कंपैरिजन सिंपली सेइंग कंपेयरिंग टू पर्सनैलिटीज, ये एक ट्रेंडिंग थीम है जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कंपेयरिंग टू पर्सनैलिटीज, ठीक है। पैरेलली यहां पर गवर्नर जनरल, इनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। गवर्नर जनरल ये एक थीम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल के अलावा अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1857 का रिवोल्ट, ये एक इंपॉर्टेंट थीम है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक और चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो इतनी कहानी समझाने के बाद हमें आइडिया क्या लगा? हमें आइडिया ये लगा कि कुछ थीम्स ऐसी हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, जिसमें गांधी जी, विमेन, दो पर्सनैलिटीज को कंपेयर करना, गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछना, 1857 के रिवोल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछना, और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछना। ये ऐसी थीम्स हैं जिन पर यूपीएससी, हाँ देखो एक इन्होंने और बताया, राधिका ने बताया मॉडरेट्स के ऊपर भी दो क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो आपके कहने पर मैं मॉडरेट्स को भी ऐड कर देता हूं। मॉडरेट्स, राधिका के कहने पर मैं मॉडरेट्स को ऐड कर रहा हूं।
मॉडरेट्स के ऊपर भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट आई मीन टू से यू कि यहां पर फैमिन देखो एक बार आया है ना, तो इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखाकर आपको ये बताया, देखो कुछ ऐसे टॉपिक है ना जो हिट लिस्ट में आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप मीन्स लिखने जाओगे ना, तो दुनियादारी के सारे टॉपिक्स पढ़ के नहीं जाओगे, पर हम हिट लिस्ट बनाते हैं। हिट लिस्ट में ये टॉपिक हम पढ़ के जाएंगे जहां से मेरे क्वेश्चंस के हिट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। पढ़ते तो वैसे हम सारा ही है, रिवाइज तो हम सारा ही करते हैं, लेकिन फिर बनती है कि हिट लिस्ट। और हिट लिस्ट जो होती है वो ऐसे ही एनालिसिस के बेसिस पर बनती है। प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है आपके क्वेश्चन पेपर्स का, टीचर उसी एनालिसिस के बेसिस पर आपको टॉपिक्स को पढ़ाता है और आप उसी एनालिसिस के बेसिस पर टॉपिक्स को पढ़ते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया? बताओ अभी तक आइडिया लग रहा है? कुछ एडवांस का टच मिल रहा है कि नहीं? बेसिक ही चल रहा है। एडवांस ऐसा ही होता है, एडवांस में जो पढ़ाने आता है वो पूरा। बेटा अभी इसके चक्कर में मत पड़ो किसकी क्या मीनिंग है, मॉडरेट्स की मीनिंग मैं बताऊंगा, लेट इट कम, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा? बता दो, ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मुझे आपको देना है। आई नीड टू गिव यू अ ग्रैंड ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक। यस, ओके, परफेक्ट, बढ़िया। टेलीग्राम का लिंक देखो, कल का ना करंट अफेयर्स ज्वाइन करना, मॉर्निंग में 7:30 पे लाइव मिलेंगे। तो ओनली आई यूपीएससी चैनल है, ठीक है, बता दे रहा हूं यहाँ पे। वैसे ओनली आई यूपीएससी टाइप कर लेना, लाइव सेक्शन में चले जाना, वहां पे मेरी क्लास आपको दिख रही होगी। तो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स करेंगे। करंट अफेयर्स में सबसे लास्ट में मैं क्यूआर कोड दिखाता हूँ, उसको ज्वाइन करके जो अपना चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां डिस्कशन पेज है, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया है। अब इसके चक्कर में वो टॉपिक में क्या है क्या नहीं है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, आई एम नॉट सॉल्विंग दैट। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि क्या टॉपिक्स हैं। मतलब इतनी बड़ी मॉडर्न हिस्ट्री, कोई बोलेगा ना कि सर मॉडर्न हिस्ट्री में तो इतना सारा पढ़ना होता है, इतनी मोटी मोटी किताबें। अरे छोड़ो ना इतनी मोटी मोटी किताबें, देखो तो ये पूछा जाता है, दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ये लिस्ट बना दी मैंने, अभी 4-6 टॉपिक और ऐड कर दूंगा ना, खत्म हो जाएगा। तो देखते रहो खाली इतनी मोटी सी किताबें, मैं भी पढ़ाऊंगा खूब खींच के डिटेल से, एकदम एक बात। प्रीलिम्स में भी तो आता है ना, इसलिए। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, इतना होता नहीं है, इतना नहीं होता है, पता होता है। लोग बढ़िया तरीके से, जो स्मार्ट बच्चा है ना, वो स्मार्ट एनालिसिस कर लेता है और जाता है, जो टॉपिक को तैयार करके गया, क्वेश्चन ट्रैक करके चला आता है। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री। वो मोटी मोटी किताबें मत देखो, आगे पढ़ेंगे तो हम सारा ही, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो अब एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं, एक ग्रैंड ओवरव्यू। ग्रैंड ओवरव्यू। अब हम ग्रैंड ओवरव्यू पे चल रहे हैं। अब मैं आपको पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक ग्रैंड ओवरव्यू दूंगा, ताकि वो एक आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके और आप ये समझ जाओ कि कैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री को अप्रोच करना है। चलो तो मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देता हूं या ग्रैंड ओवरव्यू देता हूं। ग्रैंड ओवरव्यू, और मैं बोल दे रहा हूं, अब से मैं जो पढ़ाऊंगा वो नोट्स पे जाएगा। वॉट एवर आई विल टीच नाउ ऑनवर्ड्स मस्ट बी ऑन नोट्स, ठीक है, नोट्स पे जाएगा। कोई बिना कॉपी पेन के नहीं बैठेगा। मैं देख तो नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत बुरा होगा, बिना कॉपी पेन के मत बैठना, ठीक है। चलो आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देते हैं। लेट्स हैव अ ब्रॉड ओवरव्यू। ब्रिटिशर्स के या यूरोपियंस के इंडिया में आने की जो शुरुआत है ना, वो 1498 में होती है। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आता है, जो कि पुर्तगीज था। आप लोगों ने बचपन की किताबों में पढ़ा होगा, ठीक है। और 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो ये जो कहानी है ओवरऑल, ये 1498 से लेकर 1947 के बीच की स्टोरी है। दैट इज द स्टोरी इन बिटवीन। इस कहानी में क्या होता है कि 1498 से लेकर यहां पर एक बहुत स्ट्राइकिंग इवेंट होता है
इस सेंट्रल पॉइंट को मैं बताऊंगा 1857, मैं इसे कहता हूं दैट इज 1857। आई विल से दिस इज 1857, दिस इज 1857। सब बेसिक है बेटा, सब बेसिक है, मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं वो हाईली बेसिक है, इससे बेसिक कोई कुछ नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है, एकदम बेसिक है। हनी राज एकदम बेसिक है। अरे बेटा मैंने आपको हिस्ट्री की डेफिनेशन बताई है अपनी क्लास में, मैंने आपको PYQs बताए हैं, आप कितना बेसिक पढ़ना चाहते हो, ठीक है। मतलब मैंने अपनी इस क्लास की शुरुआत हिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ की है, क्या होती है हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, हमने इन सब बातों के ऊपर चर्चा की है, ठीक है। सो 1857 को हम एक स्ट्राइकिंग पॉइंट मानते हैं। 1857 में होता है एक रिवोल्ट, और ये जो रिवोल्ट था ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैं ये मान लेता हूं कि 1857 का जो रिवोल्ट है ये बीच का एक पॉइंट है, एक बीच का पॉइंट है। नाउ 1857 के पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, ठीक है, और वो अपनी पावर गेन करते हैं, दिन ब दिन वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। दानेश कह रहे हैं कि सर आपने बेसिक से शुरू नहीं किया, आपको पहले हमें हिस्ट्री की स्पेलिंग बतानी चाहिए थी। हाँ बेटा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं बताई, ठीक है, अगली बार से बेटा मैं जरूर ध्यान रखूंगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली बार जब मैं यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री मींस एडवांस क्लासेस शुरू करूंगा तो मैं सबसे पहले हिस्ट्री की स्पेलिंग बताऊंगा। चलो ठीक है, यहां पे आओ। तो देखो ये जो है ना 1498 से ये कहानी शुरू होती है और 1857 तक ब्रिटिशर्स अपनी पावर पे जाते हैं, अपनी पीक पर जाते हैं, और 1857 ऑनवर्ड्स, 1857 ऑनवर्ड्स इनकी पावर्स डिक्लाइन करना शुरू करती हैं, और इसके बाद से हम थोड़ा प्रोमिनेंट होना शुरू होते हैं, और फिर यहां इस पॉइंट के बाद इनकी पावर का डिक्लाइन शुरू होता है, और फिर धीमे 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 हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना ये है ब्रिटिशर्स का आना, ठीक है, ब्रिटिश गेनिंग पावर, ब्रिटिश गेनिंग पावर, ब्रिटिशर्स यहां पर पावर गेन कर रहे हैं, और इसके बाद ब्रिटिश लूजिंग पावर, लूजिंग पावर, ब्रिटिशर्स अपनी पावर खो रहे हैं। तो बेटा यही है मॉडर्न हिस्ट्री। 1498 से कहानी शुरू होती है, और जब 1498 से कहानी शुरू होती है और 1857 तक वो पावर गेन करते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में स्ट्रांगली आते हैं, और उसके बाद 1857 के बाद वो यहाँ पे कमजोर होना शुरू होते हैं, तो ऐसे टेक्निकली थोड़े बहुत पावरफुल होते हैं उसके बाद, तो फिर हम उनको वीक करते हैं, और फिर वो 1947 में हमको छोड़ के चले जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? ब्रिटिशर्स का आना और ब्रिटिशर्स का जाना, दैट्स इट मॉडर्न हिस्ट्री। इतना ही पढ़ना है आपको। हम पहले बताएंगे ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आए, और फिर हम बताएंगे ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे गए, इंडिया से कैसे गए, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गई। बस चलो हो गया मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, इतना ही नहीं है। अब देखो क्या होता है बच्चों, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बात यह है कि जो सबसे जरूरी बात मैं आपको आज इस क्लास में बताना चाहता हूं ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप का मैच हार गया इस साल, और मैं इस बात से बहुत दुखी हुआ था। आई वॉज वेरी सैड जब इंडिया वर्ल्ड कप का मैच हार गया। तो आज के इस डिस्कशन में मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी पहली क्लास है, और इस पहली क्लास के नाते मेरा ये धर्म बनता है कि मैं आपको बताऊं कि इंडिया वर्ल्ड कप मैच हार गया और ये कितना बुरा था और हमें इससे कितना धक्का पहुंचा। तो हम आज की इस क्लास में इंडिया के वर्ल्ड कप मैच के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम यही करने आए हैं। बिल्कुल हम ये नहीं करने आए हैं, वी आर नॉट हियर, लेकिन फिर भी टॉपिक है ग्रैंड ओवरव्यू, और आपके सामने है वर्ल्ड कप का मैच। दिस इज द वर्ल्ड कप मैच। ये जो वर्ल्ड कप मैच है बेटा ये क्या है? इंडिया की हिस्ट्री बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्ल्ड कप का मैच होता है, जैसे वर्ल्ड कप का मैच होता है। कैसे होता है वर्ल्ड कप का मैच? वर्ल्ड कप के मैच में हम लोग दो ग्रुप्स बांट देते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में कई सारे देश होते हैं जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, ठीक है। पहले क्या होगा ना, पहले हम इन कंट्रीज के बीच में मैच कराते हैं, ठीक है।
इन कंट्रीज के बीच में मैच कराते हैं और फिर इनमें से हम 2 कंट्रीज को निकाल लेते हैं। नॉर्मली टीम बी में भी आपस में मैच हो रहा होता है और जब यहां से हम मैच करा लेते हैं तो यहां से भी हम 2 कंट्रीज को निकाल लेते हैं और अब मैच होता है टीम ए और टीम बी के बीच में। वर्ल्ड कप बिल्कुल ऐसे ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है। पहले हम ग्रुप ए बनाते हैं, ग्रुप ए में कई सारे देश होते हैं, वो पहले आपस में मैच खेलते हैं तो इसमें से कुछ जीत के निकलते हैं। फिर ग्रुप बी होता है, ग्रुप बी में आपस में मैच होता है और जब आपस में मैच होता है तो फिर वो लोग वहां पे मैच को आपस में करवाते हैं। बिल्कुल वैसी ही मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री इज लाइक वर्ल्ड कप मैच। वर्ल्ड कप मैच की तरह है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड कप के मैच की तरह कैसे है चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इंडिया में कई सारी यूरोपियन पावर्स थी। मतलब जो पहला फेज है यहां पर हम देखते हैं। देखो, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को इवेल्युएट करते हो ना तो इंडिया की हिस्ट्री अगर आप एक वेब सीरीज से कंपेयर करो तो 2 सीजन में चलती है या 2 पार्ट में चलती है, 2 फेज में चलती है। ठीक है, तो जो पहला फेज है ना इसको 1857 तक इसको हम बोलेंगे फेज 1 और इसको बोलेंगे हम फेज 2। ठीक है, फेज 1 पहला है फेज 1 और दूसरा है फेज 2। बेटा फेज 1 का नाम है हम होंगे कामयाब। फेज 1 का नाम है हम होंगे कामयाब, जहां पे सारे आपस में लड़ेंगे मरेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जीत जाए, हम होंगे कामयाब। और फेज 2 का नाम है तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, फेज 2 का नाम है तुमसे ना हो पाएगा। अब ये फेज 1 का मतलब हम होंगे कामयाब कैसे है और फेज 2 का मतलब तुमसे ना हो पाएगा कैसे है, चलो मुझे बताने दो। लेट मी एक्सप्लेन इट। देखो, आप पहले फेज 1 देखो। फेज 1 में क्या होता है ना, फेज 1 जिसका नाम हम रख रहे हैं हम होंगे कामयाब। और फेज 2 जिसका हमने नाम रखा है तुमसे ना हो पाएगा। अब ये बात कौन किससे कह रहा है पहले ये समझो। जब हम फेज 1 की बात करते हैं ना तो फेज 1 में हमको 2 तरीके की पावर्स मिलती है। जैसे यहां पे टीम ए और टीम बी बना लो आप, जैसे वर्ल्ड कप के मैच में होता है टीम ए, ठीक है, और इधर बना लो टीम बी बना लो। टीम ए में कौन है? टीम ए में है बेटा यूरोपियन पावर्स। टीम ए में कौन है? यूरोपियन पावर्स, जैसे कि पुर्तगीज, जैसे कि डच, जैसे कि ब्रिटिश, जैसे कि फ्रेंच। ये टीम ए में है। टीम बी में कौन है बेटा? टीम बी में है इंडियन पावर्स। इंडियन पावर्स जैसे कि बंगाल, जैसे कि बंगाल के बाद मैसूर के बाद मराठा के बाद सिख के अलावा यहां कुछ और भी पावर्स हैं, जैसे कि अवध, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि रोहिलखंड, और भी कई सारे नाम आ जाएंगे। ठीक है, बट मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे वर्ल्ड कप मैच होता है बिल्कुल वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा पहला फेज था हम होंगे कामयाब, इसमें 2 टीम हुआ करती थी। पहली टीम थी यूरोपियन पावर्स की। ये जो पहली टीम है ये कौन है बेटा? ये जो पहली टीम है दैट इज ऑफ यूरोपियन पावर्स। ये है यूरोपियन पावर्स की टीम, दैट इज द टीम ऑफ यूरोपियन पावर्स। और जो दूसरी टीम है बेटा ये टीम है इंडियन पावर्स की। जैसे टीम ए पहले आपस में मैच खेलती है वैसे ही ये जो टीम ए है यूरोपियंस की, पहले ये आपस में लड़ेंगे,
पुर्तगीज डच से, डच ब्रिटिश से, ब्रिटिश फ्रेंच आपस में लड़ेंगे। और टीम ए में से कोई एक, हाँ बेटा कर्नाटिक भी डाल सकते हो आप, कर्नाटिक मैंने अभी कुछ और भी छोड़